अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन कर्तव्य पथ पर भारत ने सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया। पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन दिल्ली में हुआ मुख्य कार्यक्रम एक बार फिर से सियासी जंग में तब्दील होता दिखाई दिया। एक बार फिर मोदी सरकार पर तानाशाही दिखाने के आरोप लगे, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने के लिए आगे की कतार में जगह नहीं दी गई, जिसे प्रोटोकॉल की गंभीर चूक नहीं बल्कि मोदी सरकार की साजिश कहा जा रहा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या देश में तानाशाही आ चुकी है, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो सीट दी गई उसे लेकर बवाल मच गया है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं का जानबूझकर अपमान कर रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्रियों के पीछे वाली तीसरी लाइन में जगह दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार संसदीय परंपरा और प्रोटोकॉल को तोड़ रही है और वो ये लगातार कर रही है, जिस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक्स पर 2024 के गणतंत्र दिवस की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट किया। ये 2014 की तस्वीर है, देखिए तब लालकृष्ण आडवाणी कहां बैठे थे। अब ये प्रोटोकॉल में गड़बड़ी क्यों? क्या इसीलिए कि मोदी और शाह विपक्ष के नेता खड़गे और राहुल गांधी का अपमान करना चाहते हैं? विपक्ष के नेताओं का इस तरह अपमान नहीं किया जा सकता, खासकर गणतंत्र दिवस पर। कांग्रेस सांसद ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी आगे की पंक्ति में सोनिया गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लेकिन विपक्ष और वरिष्ठ नेताओं को पहली लाइन में जगह दी गई थी। वहीं आज के समारोह की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें राहुल गांधी को पीछे की लाइन में बैठे देखा जा सकता है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरी या तीसरी लाइन में बैठाए गए हों। चूंकि हमने बहुत हद तक ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है तो वहां नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता है। सरकारी कार्यक्रम में उन्हें जो उचित स्थान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। तो कांग्रेस ने सरकार को प्रोटोकॉल की याद दिलाते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वरीयता क्रम में उन्हें 7वें स्थान पर रखा जाता है, जो कैबिनेट मंत्रियों के बराबर है। ऐसे में जब राहुल गांधी के पास कैबिनेट रैंक है तो उन्हें मंत्रियों के पीछे क्यों बैठाया गया? वैसे मोदी सरकार में राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस तरह का व्यवहार पहली बार नहीं हो रहा है। याद करें 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सबसे आखिरी लाइन में जगह दी थी। उस वक्त भी सवाल उठे थे और इस बार भी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि विपक्ष के खिलाफ इस तरह का बर्ताव अच्छी परंपरा नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई चूक का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को सोची समझी साजिश के तहत अपमानित करने का मामला है। ऐसा हर बार हो रहा है। देश में विपक्ष के नेताओं को सम्मान देने की परंपरा रही है, लेकिन मोदी सरकार इसे हर बार तोड़ रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तो मोदी सरकार पर सवाल उठ ही रहे हैं, तो पद्म पुरस्कारों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 25 जनवरी को सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पुरस्कार लेने वालों का संबंध उन राज्यों से था जहां चुनाव सामने है, जिस पर कांग्रेस ने तीखा तंज भी कसा है और कहा है कि क्या किसी भी राज्य के लोगों को उसी साल पद्म पुरस्कार मिलेंगे जिस साल वहां चुनाव होंगे। देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि सरकार इन नामों को कैसे चुनती है, क्योंकि अधिकांश पद्म पुरस्कार उन राज्यों के लोगों को दिए गए हैं जहां 1 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान होना है। इसके बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तो सरकार से ही सवाल पूछ लिया कि अगर एक देश एक चुनाव का कानून बन जाता है तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का नाम चुनने में बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कार्ति ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करना कितना जटिल होता। अब ये बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से व्यक्तियों का चयन करें। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया है, जिसमें 131 लोगों को सम्मानित करने की बात कही गई है। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 15 लोग महाराष्ट्र से हैं।
महाराष्ट्र को लेकर माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच टकराव चल रहा है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इसी साल यहां मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 13 पुरस्कार के साथ तमिलनाडु है। तीसरे पर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं, जिनके हिस्से 11-11 पुरस्कार आए हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तो 1 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी साल भर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लिस्ट में 5वें नंबर पर 8 पुरस्कारों के साथ केरल का नाम है, जहां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। केरल को भले ही लिस्ट में 5वां नंबर मिला हो, लेकिन उससे ऊपर जो 4 राज्य है, उसकी तुलना में केरल आकार और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से बहुत छोटा राज्य है। फिर भी उसके हिस्से 8 पद्म पुरस्कार आए हैं। उस पर भी देश में सिर्फ 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान मिल रहा है और उसमें 3 लोग केरल के हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, आखिर उन राज्यों के लोगों को ही पुरस्कार में प्राथमिकता